नमस्कार दोस्तों, प्रबोधायस के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि हम जो है यूकेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों को जो है सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले अभी तक एक वीडियो इसका ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें जो हमने काफ़ी डिटेल से इसे जो है सॉल्व किया है। बहुत सारे पॉइंट हमने एक्स्ट्रा फैक्ट देखे हैं और काफ़ी बारीकी से जो है हमने उसका एनालाइज किया है। तो उसी का ये आज पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें जो है हम आगे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, 1858-59 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा है? तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन बी है दीन बंधु मित्र, और ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, और ऑप्शन डी है कुमार दत्त। तो यहाँ पे जो नील दर्पण है, ये जो है जो समय बंगाल के किसान थे, ये उनसे जो नील की खेती कराई जाती थी, उस पर जो है ये नाटक लिखा गया है, और ये नाटक जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन को लेके। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 12 है कि बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया था? यहाँ पे आगे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1910, और ऑप्शन डी है 1911। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 1911। 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया है। इससे यहाँ पे हम जो है कुछ अन्य फैक्टों को भी जानेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। जो लॉर्ड कर्जन है, ये उस समय जो 1905 में क्या थे, वाइसराय थे भारत के। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको याद रखेंगे। एक तो पहली बात ये जो है इनका कार्यकाल, अगर मैं कर्जन की बात करता हूँ, कर्जन की, तो इनका अगर कार्यकाल की बात करें तो 1898 से लेके जो है 1905 तक जो है क्या है, ये बंगाल के भारत के वाइसराय रहते हैं। और इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य है ये भी किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने जो है 1901 में क्या है, रेलवे आयोग की क्या है स्थापना की थी। रेलवे आयोग की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी, जिसके पश्चात जो है रेलवे है उसमें और तीव्र गति से जो है विकास कार्य प्रारंभ हुआ था। उसके बाद फिर इन्होंने 1902 में जो है विश्वविद्यालय जो आयोग है इसका गठन किया। विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो इनके द्वारा किया गया था। वहीं फिर 1904 में जो भारत में पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग का जो है इनके द्वारा गठन किया गया था। इसके अलावा इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें एक है आपका पुलिस विभाग में जो इनके द्वारा महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए गए। और पुलिस सुधार के लिए जो इन्होंने एक एंड्रयू फिजर, मैं यहाँ लिखता हूँ एंड्रयू फिजर, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर की आयोग के गठन अध्यक्षता में जो है एक आयोग का क्या किया था, इसने गठन किया था पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए। ठीक है, और इसके पश्चात जो है इस आयोग की सिफारिश में जो इन्होंने केंद्रीय गुप्तचर विभाग की जो है स्थापना की थी। केंद्रीय गुप्तचर विभाग की जो है इनके द्वारा क्या है, स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डेट दे रखी है 1905। तो 1905 के जो हम पहले पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं वर्ष 1905 की, जब जो है सबसे पहले क्या होता है, जुलाई की बात है, 19 जुलाई को। 19 जुलाई को जो है बंगाल विभाजन की क्या है, कर्जन के द्वारा योजना बनाई जाती है। बंगाल विभाजन की योजना जो है 19 जुलाई को बनाई जाती है। फिर उसके पश्चात क्या होता है, 7 अगस्त को जो है आपके जो कलकत्ता टाउन, यहाँ पे जो है कलकत्ता टाउन में जो है स्वदेशी आंदोलन को लेके जो है स्वदेशी आंदोलन की जो है क्या है आपकी औपचारिक शुरुआत की जाती है।
औपचारिक शुरुआत। और ये किसके लिए होती है? इसी का जो है विरोध करने के लिए, जो यहाँ पे 7 अगस्त को जो है कलकत्ता के टाउन में जो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की जाती है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं, 16 अक्टूबर को इसी वर्ष 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन की जो है आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है ना। फिर आगे की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जो इसी दिन क्या होता है, 16 अक्टूबर को जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, पूरे बंगाल में जो है आह्वान किया कि यहाँ पे जो एकता के रूप में, एकता के प्रतीक के रूप में इन्होंने क्या यहाँ पे जो उस दिन 16 अक्टूबर को जो है रक्षा बंधन का दिवस मनाया, रक्षा बंधन दिवस मनाया था। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एकता बनाए रखना, जो यहाँ पे बंगाल विभाजन हो रहा था और इसका जो इन्होंने घोर विरोध किया था। तो याद रखेंगे 16 अक्टूबर को जो है पूर्ण जो यहाँ पे जो बंगाल विभाजन है वो आधिकारिक रूप से लागू होता है। और इसी दिन को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है रक्षाबंधन दिवस मनाते हैं। और यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम है वो दोनों जो है पक्ष जो है आपस में क्या है, एक दूसरे की कलाइयों पे जो है राखी बांधते हैं। उसके बाद जो है दिसंबर 1905 में यहीं पर जो है आपका होता है क्या, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है। और इस अधिवेशन में जो है जो बंगाल विभाजन है इसका क्या है, विरोध किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसी अगली जो हमारे पास डेट दे रखी थी वो है 1909। अगर हम 1909 की बात करते हैं तो ये डेट भी जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशेष करके 1909 की जब बात करें तो ये जो है यहाँ पे क्या होता, जो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार जो है यहाँ पे पारित किया गया था, जो अधिनियम था लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो मार्ले थे ये क्या थे, भारत सचिव थे। और ये जो मिंटो जो उस समय यहाँ के वायसराय थे। तो यहाँ पे ये क्या लेके आते हैं, यहाँ पे जो है मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन की जो है ये व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा यहीं पे जो 1909 में जो एक और कार्य किया जाता है इनके द्वारा, वो है मुसलमानों के लिए जो है सॉरी जो वायसराय है, वायसराय और गवर्नर जो है इनकी कार्यकारी जो परिषद होती है उसमें जो है पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। और यहाँ पे शामिल होने वाले पहले भारतीय है आपके सत्येंद्र नाथ सिन्हा, इनको जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो ये 1909 की डेट आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है मुसलमान, अगर कोई जैसे कोई मुसलमान इलेक्शन लड़ रहा है ना, तो यहाँ पे जो है इसको केवल मुसलमान ही मतदान कर सकते थे, अन्य समुदाय के लोग जो है मतदान का अधिकार उनको नहीं था। तो ये जो भी 1909 का वर्ष है ये स्पेशली जो है क्या है आपके पृथक निर्वाचन के लिए माना जाता है कि यहाँ पे जो है मुस्लिमों को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा 1909 में जो एक महत्वपूर्ण घटना और घटती है वो है जो हमारे मदन लाल ढींगरा है, मदन लाल ढींगरा, इनके द्वारा जो है सर विलियम कर्जन वाइली की जो है क्या है, सर विलियम कर्जन वाइली, इनकी जो है इनके द्वारा गोली मार के हत्या की जाती है। और उसके पश्चात जो है मदन लाल ढींगरा को यहीं पे जो इंग्लैंड में जो पकड़ के 17 अगस्त 1909 को जो इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपके लंदन में। और कहाँ, पेंटनविले जेल में, पेंटनविले जेल में जो इनको फांसी की सजा दी जाती है। और कारण क्या था कि इन्होंने जो 1909 में जो है जो सर विलियम कर्जन वाइली है इनकी जो है गोली मार के हत्या की गई थी। और उसके बाद ये जेल गए और जेल में जो इनको फांसी की सजा दी जाती है। और 17 अगस्त 1909 को जो इनको पेनविले जेल में जो है फांसी पर लटकाया जाता है। उसके बाद अगला जो है वो है हमारे पास 1911 का वर्ष। 1911 का वर्ष भी महत्वपूर्ण है, इसका जो उस प्रश्न का भी उत्तर 1911 था। लेकिन अगर हम 1911 की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं तो एक तो यहाँ पे जो इस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, दरबार का आयोजन जो है इस समय किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पे जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन को जो है रद्द किया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो हमारी भारत की राजधानी होती है, राजधानी को जो है कलकत्ता से
क्या है आपकी, दिल्ली में जो स्थानांतरित की जाती है, दिल्ली में स्थानांतरित की जाती है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है 27 दिसंबर 1911 को जो है पहली बार जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को जो है गाया जाता है, राष्ट्रगान को गाया जाता है। तो ये 1911 का वर्ष भी जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं यहाँ पे, पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसके अलावा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, इसके अलावा 1911 में जो है कलकत्ता से जो है राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। वहीं 27 दिसंबर 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रगान को गाया था। और इसी वर्ष जो है याद रखेंगे 1911 में एक महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ था, तो पहली बार जो है विमान के माध्यम से डाक टिकट भेजना, विमान के माध्यम से डाक टिकट भेजी गई 1911 के वर्ष में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास वर्ष 1910 भी दिया गया था, तो हालांकि 1910 की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो 1910 में एक घटना घटित होती है छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में, छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ के आदिवासी लोग होते हैं, ये जो है अंग्रेजों की जो नीति है, अंग्रेजों की नीति, इसके अलावा उनके द्वारा जो वन कानून है उनके खिलाफ जो ये लोग हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है इन लोगों के द्वारा भूमकाल, ये क्या है, भूमकाल आंदोलन जो है चलाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है 1910 की, जो कि छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में क्या है, भूमकाल आंदोलन चलाया जाता है अंग्रेजों की नीति और उनके वन कानूनों के खिलाफ। तो ये था हमारा अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। हम यहाँ क्या कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम प्रश्न को जो है डीपली लेके जाएं और प्रत्येक प्रश्न को जो है समझने की कोशिश करें। तो और इसके इर्द गिर्द जो और भी प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी जो हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन सी है उपाध्यक्ष या फिर या जिसको आप उपगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उपगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का अगर बात करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर है मेगस्थनीज। जो मेगस्थनीज है, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में लिखा है, इनकी पुस्तक कौन सी है, इंडिका। इंडिका में इन्होंने लिखा है जो भारत है वो ये जो भारत का समाज है दो वर्गों में विभाजित है, एक आपका ब्राह्मण है और दूसरा है क्षत्रिय, क्षत्रिय में जो ये विभाजित है। इसके अलावा ये ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार भी जो है मेगस्थनीज ने अपनी जो इनकी पुस्तक है उसमें, इंडिका, उसमें जो है ये बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कौटिल्य की, एक महान कूटनीतिज्ञ जो है हम इनको कह सकते हैं, इनकी अगर रचना पूछी जाती है तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की एक प्रमुख रचना है, जो कि मुख्यतः क्या है, यहाँ की जो मौर्य काल है उसकी जो क्या है राजनीति के संबंध में जो है ये पुस्तक लिखी गई है। हालांकि नाम इसका क्या है, अर्थशास्त्र। इसके अलावा अगर हम कौटिल्य की बात करते हैं तो इसका जो है अन्य नाम है विष्णुगुप्त, और इसके अलावा है चाणक्य नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। अगर इसके अलावा और कार्य देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सम्राट बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा जो है जब ये चंद्रगुप्त यहाँ के शासक बनते हैं तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके पीछे दरअसल क्या होता है कि जो यहाँ पे इससे पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य से पहले यहाँ पे जो है घनानंद का शासन हुआ करता था। तो घनानंद ने जो है जो कौटिल्य है इसका क्या है विरोध किया था या इसका अपमान किया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो है घनानंद को जो है यहाँ से गद्दी से हटाया और उसके पश्चात जो है यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे कौटिल्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है पूछे जाते हैं। एक तो इन्होंने जो सप्तांग सिद्धांत दिया था,
इन्होंने जो सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बताया कि 7 चीजें क्या क्या होनी चाहिए। एक तो इन्होंने कहा कि एक स्वामी स्वामी इसमें शामिल है, इसके अलावा सेना होना चाहिए, इसके अलावा दुर्ग, और दुर्ग के अलावा एक इन्होंने कहा कि साथ में एक मित्र भी होना चाहिए पड़ोस में। इसके अलावा जनपद होना चाहिए, जनपद जनपद के साथ साथ जो है कोष भी होना चाहिए आपके पास। अगर कोष है तभी जो है आपका राज्य चलेगा। इस 1 2 3 4 5 6 एक चीज छूट गई, वो है अंग। ये सब जो है सप्तांग, इनके सप्तांग सिद्धांत है। इसके अलावा इन्होंने जो है कूटनीति के 4 उपाय बताए हैं। कूटनीति के 4 उपाय जो है चाणक्य के द्वारा बताए गए हैं। और ये 4 उपाय क्या है, अब देखो ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि अगर आप अभी प्रश्न देख रहे होंगे तभी जो लेनिन के बारे में पूछा गया था कि उन्होंने जो कौन सा सिद्धांत दिया, तो इस प्रकार से के प्रश्न जो कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने जो 4 उपाय दिए थे कूटनीति के, उसमें तब पहला है साम। साम का मतलब है कि पहले आप जो किसी से जो आपके विपक्ष में है या जो भी है उसको पहले प्रेम या फिर शांति शांति या फिर बातचीत करके जो है समझा के जो उसको अपनी ओर कर सकते हैं। फिर भी नहीं मानता है तो दाम का प्रयोग करो। दाम मतलब उसको धन दो, उपहार दो, ठीक है। धन और उपहार दे के जो उसको क्या करना है, अपने पक्ष में करना है। और उसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो उसके लिए क्या है, आप दंड की व्यवस्था करो, दंड देना यानी बल का प्रयोग करके जो है उसको अपने पक्ष में करना। और फिर भी अगर उसके बाद नहीं मानता है तो भेद भेद का प्रयोग करना है। भेद का मतलब क्या होगा, फूट डालना, फूट डालना, उनमें आपस में फूट डाल के जो है उनको तोड़ने का प्रयास करना। तो ये जो है साम दाम दंड भेद, ये जो है 4 उपाय बता रखे हैं कूटनीति के चाणक्य जी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है सुदर्शन झील को लेके। ये प्रश्न भी अक्सर कहीं बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे आज हम इस प्रश्न को भी देखेंगे और इसके संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने जो आपके मौर्य वंश की स्थापना की। इसके अलावा मौर्य वंश की स्थापना के साथ साथ जो इसने ये जो सुदर्शन झील है, जो इसके सेनापति थे इसके एक सेनापति थे चंद्रगुप्त मौर्य के, या जिसको सेनापति ने राज्यपाल, जिनके द्वारा जो इस झील का निर्माण किया गया था, जिनका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त के द्वारा जो सबसे पहले इस झील का निर्माण किया जाता है। और ये झील बनाने का उद्देश्य रहता उस समय कृषि व्यवस्था को कृषि के लिए जो है सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराना, इसलिए जो है ये एक झील का निर्माण किया जाता है। और ये झील है आपके कहाँ, जूनागढ़ में। जूनागढ़ में जो है आपके जो गिरनार जंगल है, गिरनार जंगल, वहां पर जो है ये जूनागढ़ झील स्थित है, जो कि आपके कहाँ है, गुजरात क्षेत्र में। उसके पश्चात क्या होता है, प्रथम जो जीर्णोद्धार है, पहली बार देखो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, उसके जो राज्यपाल है पुष्यगुप्त द्वारा। उसके पश्चात जो है इसका पहली बार जो है जीर्णोद्धार किया जाता है अशोक के द्वारा। सम्राट जो अशोक है, इनके जो गवर्नर होते हैं तुषास्पा 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 या फिर इसको तुषासा भी कहते हैं, तुषासा, इनके द्वारा जो पहली बार इसका जीर्णोद्धार किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरी बार जो है इसका जीर्णोद्धार करते हैं शक काल में, जिसका दूसरी बार जीर्णोद्धार किया जाता है रुद्रदामन के द्वारा। रुद्रदामन के द्वारा जो रुद्रदामन प्रथम है, इनके सेनापति होते कौन, सुविशाक के द्वारा जो है इसका दूसरी बार जीर्णोद्धार किया जाता है। और यहाँ पर जो है पहली बार जो है जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख में जो इसका उल्लेख भी किया जाता है। तो इस दृष्टि से यहाँ से ये महत्वपूर्ण बनता है। कई बार जो है ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ये जो दूसरी बार यहाँ पे जो जीर्णोद्धार किया गया है इस किसके टाइम पे है, रुद्रदामन के टाइम पे, और किसने किए, इसका जो गवर्नर है सुभिक्ष राज के द्वारा जो है इसका क्या है, जीर्णोद्धार कराया गया था। फिर उसके बाद इसका जो जीर्णोद्धार है तीसरी बार जो है थर्ड टाइम किसने कराया, ये गुप्त काल में जो इसका जीर्णोद्धार किया गया था। और किसने किया था, ये स्कंद गुप्त के द्वारा। और स्कंद गुप्त में कौन थे इसके उस समय शासक, जो स्कंद गुप्त थे, इनके जो मंत्री जो सेनापति थे या राज्यपाल जो कह सकते हैं, चक्रपालित
चक्रपालित के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार कराया जाता है। तो ये 3 बार जो है पूरे इस झील का जीर्णोद्धार होता है। सबसे पहले देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनी थी, उसके बाद अशोक के शासन काल में पहली बार इसका जीर्णोद्धार किया गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे शकों के टाइम पे जो है जो रुद्रदामन है उसके सेनापति के द्वारा जो है इसको जीर्णोद्धार कराया जाता है। फिर गुप्त काल में आते हैं, गुप्त काल में जो है स्कंद गुप्त के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार कराया जाता है। तो ये पूरी यहाँ पे सुदर्शन झील से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो तथ्य हमने देख लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते हैं, और जो समुद्रगुप्त है ये भारत के नेपोलियन के रूप में इनको जाना जाता है, भारत का नेपोलियन। और इनके जो है जो सिक्के मिलते हैं उसमें जो है इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे जो है एक चीज का तो हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त हैं ये जो है कहते हैं संगीत प्रेमी थे, यानी संगीत में जो है अपनी रुचि रखते थे। अगर बिंबिसार की बात करते हैं तो ये हर्यक वंश से संबंधित है। मगध के जो दूसरा वंश है जो सबसे एक तो प्राचीन है, उसके बाद का जो हर्यक वंश है उसके जो है ये शासक रह चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये जो प्रश्न है ये है आजीवक संप्रदाय से संबंधित। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो आजीवक संप्रदाय है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आजीवक संप्रदाय की, तो ये जो है इसके संस्थापक कौन है, मकली गोशाल। मकली गोशाल ने जो है आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 जो कि आपके विक्रम शिला जो विश्वविद्यालय है इससे संबंधित है। पूछा गया है कि जो विक्रम शिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन ए है कुमारिल भट्ट, ऑप्शन 2 है बी है माधवाचार्य, ऑप्शन सी है धर्मपाल और ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो अगर हम सबसे पहले तो देखो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये वर्तमान के जो आपका जो बिहार का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र यहाँ पर जो है ये बना हुआ है। और ये मुख्यतः जो है 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा। उस समय क्या था, अगर आप देख रहे होंगे तो 8वीं शताब्दी तक आते आते जो बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो बंगाल बिहार का क्षेत्र है यहाँ पे उस समय पाल वंश का शासन था, पाल वंश का शासन था। और पाल वंश में जो है पाल वंश के जो लोग शासक थे ये क्या थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, जिस कारण से जो इस क्षेत्र में अभी तक भी जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला हुआ था। इसी के मद्देनजर जो है यहाँ पर रखते हुए जो धर्मपाल थे इनके द्वारा जो है यहाँ पे 8वीं शताब्दी में विक्रम विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की जाती है। अगर मैं इस विश्वविद्यालय की बात करता हूँ तो ये जो विश्वविद्यालय है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे जो है तंत्र मंत्र से संबंधित विद्या, ठीक है, और जो तंत्र मंत्र से संबंधित विद्या है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक चीज और थी इसमें ना, जो ये स्कूल विद्यालय बनाया गया था, हाँ ठीक है, तंत्र मंत्र से संबंधित यहाँ पे जो है विद्या का अध्ययन कराया जाता था। इसके अलावा जब यहाँ पे आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे आसानी से आपका प्रवेश नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आप द्वार में जाने से पहले जो है आपके द्वारपालों के द्वारा परीक्षा ली जाती है, आपसे कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे, फिर आगे भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। उसके पश्चात ही जो है आप अंदर जो है आपको यहाँ पे प्रवेश मिलता था। और यहाँ पे जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके पश्चात क्या होता है, इस विक्रम विश्वविद्यालय का जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का यहाँ पे एक जो हमारे विदेशी आक्रमणकर्ता होते 1193 में, कौन, जिनका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इस पूरे विश्वविद्यालय को जो है क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है और इसको जला दिया जाता है। अगर इस विद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पे जो उस समय 3000 के आसपास छात्र अध्ययन करते थे और कुल जो 1000 के आसपास यहाँ पे शिक्षक थे जो कि पढ़ाने का काम करते थे। और यहाँ पे इस परिसर के अंदर जो विक्रम विश्वविद्यालय है, इस परिसर के अंदर जो है कुल 6 विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये इस विक्रम विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको जो है आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है आपके संबंधित है प्रश्न नंबर 17। ये पूछा गया
आपसे पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार यानी खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी जो खुदाई खिदमतगार है इसको जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है शौकत अली, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, और ऑप्शन सी है एम ए जिन्हा, और ऑप्शन डी है एम ए अंसारी। अब देखो यहाँ पे जो इस प्रश्न का उत्तर है ये है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखो खुदाई खिदमतगार क्या है, इसका मतलब होता है ईश्वर के सेवक, ईश्वर के सेवक, ठीक है। और ये क्या था, एक प्रकार का आंदोलन था जो कि जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया। जो हमारा सीमा प्रांत क्षेत्र है, जो पश्तून क्षेत्र है, यहाँ पर जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। और मुख्य रूप से ये आंदोलन क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये आंदोलन चलाया गया था। और यहाँ पे जो है बिना, यानी यहाँ पे भी अहिंसा तरीके से जो है, अहिंसा तरीके से क्या है, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था। और ये 1929 में जो है ये आंदोलन शुरू किया गया। और मुख्यतः अगर बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो ये जो है गांधी जी से प्रेरित थे। गांधी जी से प्रेरित होने के बाद ही जो 1929 में जिन्होंने अहिंसा रहित, मतलब अहिंसा के साथ जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया, जिसको जो है खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी, इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था। एक पूछा भी जाता है इसमें कि लाल कुर्ती, लाल कुर्ती का संबंध किससे है, ये भी जो है आपके खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन है इसी से संबंधित है, आपका लाल कुर्ती आंदोलन। इसमें क्या था, ये इसमें मुख्यतः इसको लाल कुर्ती इसलिए कहा जाता था कि जो इसके सदस्य थे इस आंदोलन के, वो जो है क्या थे, ज्यादातर लाल कुर्ती पहनकर चलते थे, जिस कारण जो इसको, इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, और 18वें प्रश्न में पूछा गया है आजाद हिंद फौज के बारे में। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। तो यहाँ पे इसमें आपके पास ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी दिया गया है जापान, और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो अगर हम आजाद हिंद फौज की बात करते हैं, ये आजाद हिंद फौज की अगर स्थापना की बात की जाए, तो इसमें क्या थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इसमें जो बंदी बनाए गए थे, जो भारतीय लोग बंदी बनाए गए थे, उनकी सहायता से जो है यहाँ पे जापान की सहायता लेके जो है इनको जो है क्या है, इनको इकट्ठा करके यहाँ पे आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है 1942 में। और ये करते कौन, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन वास्तविक रूप से जो है इस पर जो है इसकी जो है स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं कहाँ पर, सिंगापुर में। सिंगापुर में जो है इसको क्या करते हैं, ये अच्छी तरीके से जो है इसका गठन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेना तैयार करते हैं। और इसमें एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो महिला बटालियन थी, महिला बटालियन, इस महिला बटालियन का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। ये प्रश्न भी बन सकता है, झांसी की रानी रेजिमेंट, रानी रेजिमेंट करके जो है एक ये महिला बटालियन भी इसमें शामिल थी। कौन सी फौज में, आजाद हिंद फौज में। और इसको INA भी कहा जाता है, इस फौज को INA, जिसका मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी। और यहाँ पे जो ये महिला बटालियन थी जिसका नाम था झांसी की रानी बटालियन, तो इसकी जो, इसका जो नेतृत्व कर रही थी होती है आपकी लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल के द्वारा जो है इस बटालियन का नेतृत्व किया जा रहा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, हो सकता है कि आगामी परीक्षा में जो ये पूछा जाए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न, देखो अक्सर इस प्रकार के प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में जो है देखे जाते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लवणता के लिए सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, लवणता जो है ज्यादातर जो बंद सागर रहते हैं, यानी जो चारों तरफ से जो है क्या है स्थल से घिरे हैं, वहां पे जो है लवणता क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन जो खुले सागर होते हैं उनमें क्या है, लवणता कम होती है। दरअसल लवणता क्या है, 1000 लीटर पानी में
1000 लीटर जल में उपस्थित लवणों की मात्रा को जो है क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है लाल सागर, उत्तरी सागर, अरब सागर, और इसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो है लाल सागर, अरब सागर, उत्तरी सागर, अरब सागर, और एक है आपके पास भूमध्य सागर। तो वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, लाल सागर है। लाल सागर की जो लवणता है वो सबसे अधिक है इनमें से। उसके बाद लाल सागर के बाद आपके जो है जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर की लवणता अधिक है। फिर उसके बाद अरब सागर की लवणता, फिर उसके बाद उत्तरी सागर की लवणता क्या है, अधिक है। यानी इन सब में से सबसे कम किसकी है, उत्तरी सागर की, फिर है अरब सागर की, फिर है भूमध्य सागर की, और सबसे अधिक है लाल सागर की। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लाल सागर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे जो है आपके लिए मैप भी रखे हैं। ये यहाँ पे क्या है, लाल सागर है, ये पूरा लाल सागर है। अब देखो यहाँ पे इसको लाल सागर क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये लाल सागर बना है, इसको आप देखेंगे तो ये क्या है, मुख्यतः ये इधर हो गया भूमध्य सागर, और इधर हो गया गल्फ ऑफ अदान, अदान की खाड़ी से जो यहाँ से ये अलग हो रहा है। यानी ये जो यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर क्या है, हिंद महासागर का पार्ट है। तो यहाँ पे अरब सागर आप पूछा जाए या फिर हिंद महासागर दिया जाए तो दोनों सही है। यानी यहाँ पे जो गल्फ की खाड़ी हो गए, और एक यहाँ पे खाड़ी है बाब अल मंदेन, बाब अल मंदेन की जो यहाँ पे चैनल है, इसके माध्यम से जो है ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो भूमध्य सागर सॉरी ये हिंद महासागर से या फिर अरब सागर से ये जो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इधर जो हमारा मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से जो है ये कौन से जो आपके पास स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल है, इस स्वेज नहर के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। और ये जो मार्ग है ये सबसे दुनिया का सबसे बिजी या व्यस्त मार्ग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी आप देख रहे होंगे कुछ टाइम से जो हुती हुती विद्रोही है या हुती डकैत है, वो यहाँ पे जो है इस पर जो है इस व्यापार मार्ग को क्या है, अवरुद्ध कर रहे हैं, जहाजों को जो है बार बार लूट रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस सागर के एक तरफ है हमारे पास एशिया, एशिया है, एक तरफ है हमारे पास अफ्रीका। यानी एशिया और अफ्रीका को क्या करता है, ये एक दूसरे से अलग करता है। अगर यहाँ प्रश्न बनता है कि अफ्रीका के एशिया के कौन कौन से देश है, तो यहाँ पे एक तो हमारे पास यमन है जो अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा दूसरा है ये इधर की तरफ, ये है सऊदी अरब। ये क्या है आपके पास, सऊदी अरब, जो किसके साथ क्या है, अपनी सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा अगर हम आते हैं अफ्रीकी देशों की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वाला कंट्री है ये है मिस्र। और मिस्र के अलावा यहाँ पे जो सूडान है, सूडान भी जो है अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह है इरिट्रिया, ठीक है, ये इरिट्रिया के साथ भी सीमा साझा करता है। और इसके अलावा एक यहाँ पे दूसरा देश है जिसको बोलते हैं जिबूती, जिबूती भी जो है क्या है आपके जो अरब सागर हिंद महासागर सॉरी लाल सागर है, लाल सागर से जो है अपनी सीमा साझा करता है। अब अगर प्रश्न बनता है कि क्या जो ये सागर है इसको लाल सागर क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या है इसमें कि इसको जो है लाल सागर कहा जाता है। तो अगर हम देखते हैं जो ये लाल सागर है, दरअसल इसका पानी लाल नहीं है, ये इसका पानी गहरा नीला है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस सागर की सतह में जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे शैवाल पाए जाते हैं। उस शैवाल का जो कलर है वो है लाल रंग का। इस शैवाल को जो है कहा जाता है ट्राइकोडेसिमियम, ट्राइकोडेसिमियम एरिथ्रायम, ट्राइकोडेसिमियम एरिथ्रायम, ट्राइकोडेसिमियम एरिथ्रायम, याद रखेंगे ट्राइकोडेसिमियम एरिथ्राम एरिथ्रायम शैवाल। ये शैवाल क्या होता है, लाल रंग का है। तो जब ये समुद्र में क्या होती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या होता है, मरने लगता है। जब ये मर जाता है ये शैवाल, तो क्या होता है, इससे जो लाल कलर है ये ऊपर निकल जाता है, जिस कारण जो समुद्र का जो जल है ये आपका लाल और भूरा दिखाई पड़ता है। इसी कारण से जो है इस सागर को लाल सागर नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये काफी गर्म सागर है, दुनिया का सबसे गर्म सागर है। और इससे संबंधित ये जो है यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है एक ये था। जो अगला सागर है हमारे पास वो है लाल सागर के बाद जो दूसरा सागर है उत्तरी सागर। अगर हम उत्तरी सागर की बात करते हैं, ये भी जो है इम्पोर्टेंट रहता है।
यहाँ पे मैंने उत्तरी सागर का मैप, ये रहा यहाँ पे उत्तरी सागर इधर तरफ, ये उत्तरी सागर है यहाँ पे ये। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो सागर है ये क्या है आपके, ये अटलांटिक सागर से यहाँ पे है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल से जो है ये अटलांटिक सागर से अलग होता है। इसके अलावा यहाँ पे है यहाँ पे एक जलडमरू मध्य है जिसको जो है डोबर डोबर जलडमरू मध्य कहते हैं। इसके द्वारा जो है ये अलग होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ जाते हैं, इसके नॉर्थ में देखें तो यहाँ पे इस तरफ है नॉर्वे, है ना, और एक तरफ नॉर्वे है, तो एक तरफ अगर हम इस तरफ आएंगे तो जैसे इधर की तरफ आते हैं, ये नॉर्वे हो गया, इधर आपका क्या है डेनमार्क है, ये डेनमार्क से सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो ये जर्मनी है, जर्मनी से भी जो है अपनी सीमा साझा कर रहा है। जर्मनी के अलावा ये जो नीदरलैंड हो गया, नीदरलैंड से अपनी सीमा साझा कर रहा है। और इधर जो आपका जो बेल्जियम है, बेल्जियम से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। और एक तरफ यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस से भी जो है इसकी सीमाएं लगती है। और इधर जो आपका ब्रिटेन, जो इंग्लैंड का एरिया है, यहाँ पर जो है इससे सीमा साझा करता है। यानी कि कुल मिला के जो यहाँ पे कुल 7 देश हैं, कुल कितने 7 देश, जो कि क्या है नॉर्थ सी से, उत्तरी सागर से जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसमें और एक चीज भी देखेंगे तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से जो थेम्स नदी निकलती है, इसका मुहाना भी कहाँ है आपके भूमध्य सागर में है। इसके अलावा जो जर्मनी की एक प्रसिद्ध नदी है इल्बे, ये जर्मनी है, तो यहाँ की जो इल्बे नदी है ये भी यहीं पे गिरती है। और जो नीदरलैंड है, यहाँ की जो राइन नदी है, राइन नदी का मुहाना भी आपके इसमें ही है, नॉर्थ सी में। और यहाँ पे जो इधर साइड अगर आप जाओगे तो इधर है कौन सा, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है बाल्टिक सागर को जो अलग करते हैं, यहाँ पे एक जलडमरू मध्य है जिसको बोलते हैं स्केगराक जलडमरू मध्य। यहाँ पे लिखा भी है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ हिंदी में, स्केगराक जल डमरू मध्य। ठीक है, और इसके अलावा इस तरफ को है कौन सा वाला, यहाँ पे मिलेगा आपको केटेगाट, केटेगाट जल डमरू मध्य। ये दोनों जल डमरू मध्य जो है इसको बाल्टिक सी से अलग करते हैं। और अटलांटिक सागर से तो मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश चैनल हो गया और डोबर जल संधि हो गई, या फिर इसको डोबल जल डमरू मध्य हो गया, ये जो इसको अलग करते हैं। इसके अलावा एक सागर और था जो वो भी महत्वपूर्ण है, ये है हमारा अरब सागर। अगर हम अरब सागर की बात करते हैं तो अरब सागर के बारे में तो आप सब जानते हैं, अरेबियन सी, ये पूरा जो है अरबियन सी हो गया। और ये जो है आपके हिंद महासागर का उत्तरी भाग इसको कहा जाता है। ये यहाँ पे एक तरफ तो देखो इंडिया से अपनी सीमा साझा कर रहा है। अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जो है आपकी खंबात की खाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, और ये आपका पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है। पाकिस्तान के अलावा अगर हम देखें तो ये जो है ईरान के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। और ईरान से यहाँ पे जो आजकल एक हमारे पास ये जो यहाँ पे जल संधि है, जिसके कारण से ये काफी फेमस हो रखा है ये जगह आजकल, हारमूज हारमूज जल संधि। ये हारमूज जल संधि से जो है यहाँ जो पारस की खाड़ी है, फारसी खाड़ी है, उससे जो है ये अलग हो रहा है, कौन, अरब सागर। उसके अलावा अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पे ओमान है, इधर आपका यमन हो गया, इससे भी जो है ये अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो लाल सागर है, लाल सागर से अपनी सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे क्या है, बाबा अल मंदेव जो जल संधि है इसको अलग करती है इस तरफ, है ना। तो ये कुछ प्रमुख इससे संबंधित जो एक, इसके अलावा जो सोमालिया भी हो गया, सोमालिया भी किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ये आप इतना याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है अरब सागर को लेके। इसके अलावा जो हमारे पास एक सागर दूसरा छूटा है वो है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। अब यहाँ देखेंगे अगर भूमध्य सागर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अटलांटिक सागर है, और यहाँ से जो है आपकी एक जो स्ट्रेट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, मेरे माइंड से निकल रही है, एक मिनट, तब तक ये देखो यहाँ जो मोरक्को हो गया। ठीक है, पहले तो जो भूमध्य सागर है ये एकमात्र ऐसा सागर है जो कि 3 महाद्वीपों से लग रहा है। यहाँ पे आप अफ्रीका है, इधर आपके एशिया है, और इधर आपका यूरोप है। और यहाँ पे अफ्रीका और यूरोप को जो है यहाँ पे अलग करता है
तो इसके बीच में जो जल संधि पाई जाती है उस जल संधि को क्या नाम देते हैं? जिब्राल्टर। हाँ, यहाँ पे जो है जिब्राल्टर जल संधि पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे मोरक्को और स्पेन के मध्य है यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि यूरोप और दक्षिण अफ्रीका को जो है अलग करता है, सॉरी अफ्रीका को अलग करता है। वहीं अगर हम देखते हैं जो भूमध्य सागर है, तो इससे एक तो देखो यूरोप में स्पेन देश सीमा साझा कर रहा है, ये वाला पूरा हो गया आपका स्पेन। इसके अलावा जो फ्रांस है, फ्रांस की सीमा जो इससे साझा हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इटली की, इटली से जो है इसकी सीमा बनती है। इसके अलावा जो ग्रीस है, ग्रीस से जो है अपनी सीमा साझा कर रहा है। और इधर आपका जैसे आप बढ़ेंगे तो इधर तुर्की हो गया, और इधर आएंगे तो सीरिया हो गया, और लेबनान हो गया, और इधर आपका इजराइल हो गया, और ये आपका मिस्र है, जो कि ये वाला पार्ट तो एशिया का आ गया, तुर्की से इधर वाला, तुर्की से लेके इजराइल तक। और फिर यहाँ से अफ्रीकी कंट्रीज हो गए, जैसे कि इजिप्ट हो गया, लीबिया है, ट्यूनिशिया है, अल्जीरिया है और मोरक्को। ये जो है क्या है, भूमध्य सागर से सीमाएं साझा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अरब सागर से जो है यहाँ पे, या लाल सागर से जो है यहाँ पे सुएज नहर इसको जोड़ती है। इधर आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका ब्लैक सी है, काला सागर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इससे महत्वपूर्ण संबंधित जो भी तथ्य थे ये हम देख लिए हैं। और आप ये याद रखेंगे, कई बार जो प्रश्न बनता है कि भूमध्य सागर से किस देश की सीमा साझा नहीं होती है, या किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, या फिर इसके अलावा लाल सागर से पूछ लें तो भी कभी कभार प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झील, खारे पानी की झील की बात की जाए तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, या लवणता वाली, सॉरी लवणता वाली झील या खारे पानी की झील कौन सी है? तुर्की की जो वान झील है, वान झील ये तुर्की में है। ये जो है सबसे अधिक लवणता वाली झील है। और जो मृत सागर है, ये दुनिया के सबसे खारे पानी सागरों में से एक जो इसको माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमने तो देख लिया, पहले प्रश्न का उत्तर क्या था? लाल सागर, ठीक है। लाल सागर की जो लवणता है इन सब में से अधिक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बाकी जो हमने अभी बहुत से तथ्य यहाँ पे देखे हैं, उन तथ्यों को भी आप नोटिस कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है सहारा को लेके, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पवन है, स्थानीय पवन है, उनसे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है, और आज का भी जो है ये आखिरी प्रश्न रहने वाला है। तो प्रश्न क्या है कि सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को जाना जाता है। अब यहाँ देखो, उत्तर पूर्व, सहारा मरुस्थल ये है, सहारा मरुस्थल, ठीक है। इसके उत्तर पूर्व, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम, पूरब से जो है पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को जाना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले तो अब देखो, पहले हम इसको जान लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन तो दे रखे, बोरा, सिराको, हर्मेटन और एक है मिस्ट्रल। ये चार पवनें दे रखी है। अब इन चारों पवनों को भी देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं जो सहारा मरुस्थल है। ये सहारा मरुस्थल जो है आपके जो अफ्रीका देश है, अफ्रीका के जो 11 देशों में ये सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। कहा जाता है कि आज से लगभग 11,000 वर्ष पूर्व यहाँ पे जो है हरा भरा ये क्षेत्र पूरा हुआ करता था। यहाँ पे अच्छी खासी वनस्पतियां उगती थी, और यहाँ पे जो है नदी भी बहा करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, ये पूरा क्षेत्र जो है आपके क्या है, रेगिस्तान में बदल जाता है। ये जो है दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। इसके अलावा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान भी जो है सहारा रेगिस्तान को या सहारा मरुस्थल को कहा जाता है। अब हम देखते हैं तो जो सहारा मरुस्थल है ये मुख्यतः कितने देशों में बोला था मैंने? 11। अब 11 कौन कौन से देश है? तो इसमें एक तो अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया। इसके अलावा जो चाड है, चाड, मिस्र हो गया। इसके अलावा सूडान है, सूडान के अलावा लीबिया है, माली है, माली के अलावा मारिटानिया है, मोरक्को हो गया, नाइजर हो गया, नाइजर मैंने पहले बोल दिया है। इसके अलावा सूडान, ट्यूनिशिया और पश्चिमी सहारा। तो ये सारे वो देश है जो क्या है, जहाँ पर जो है आपके जो सहारा मरुस्थल है ये फैला हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं बोरा पवनों की। तो जो बोरा पवन है ये क्या है? एक तो शुष्क पवन है ये,
कैसी है, शुष्क पवन है और क्या है, अत्यधिक ठंडी पवन है। और ये जो तूफानी पवन भी इसको कहा जाता है। और ये पवन मुख्यतः क्या है, आपके सर्दियों में चलती है। और ये कहाँ से, उत्तर पूर्व से चलती है। कहाँ से चलती है, उत्तर पूर्व से। और आपके जो एड्रियाटिक सागर है जो कि इटली के बगल में है, अभी अगर हम पुराने मैप में देखेंगे यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ, ये वाला, ये एड्रियाटिक सागर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में जो ये पवन चलती है ना। तो ये है उत्तर पूर्व से जो है एड्रियाटिक सागर की ओर चलने वाली पवनें हैं। और मुख्यतः जो आपको जो इटली का स्लोवेनिया और क्रोएशिया क्षेत्र है, यहाँ पे स्लोवेनिया क्रोएशिया, इधर इधर इटली हो गया, इस क्षेत्र में जो ये पवन चलती है। इसके अलावा हमारे पास है सिराको। तो अगर सिराको की बात की जाए, सिराको भी कैसी पवन है, ये जो है आपके जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर जो ये पवन चलती है, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये पवनें देखो यहाँ से जब सहारा रेगिस्तान से उठती है सिराको पवनें, तो यहाँ पे क्या है, अपने साथ धूल मिट्टी के कण भी ले जाती है। जैसे ये सहारा जो भूमध्य सागर है यहाँ पहुंचती है, तो यहाँ से क्या अपने साथ नमी लेके जाती है। जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो इटली का जो क्षेत्र है, इटली और सिसिली द्वीप हो गए, यहाँ पे क्या होती है, लाल वर्षा होती है। यहाँ पे जो मिट्टी के कण थे उसके कारण, जिस कारण से इसको क्या बोलते हैं, रक्तवर्ण वर्षा भी कहा जाता है। और प्रश्न ये बनता है कि रक्तवर्ण वर्षा जो है किस पवन के कारण होती है, तो इसमें आ जाएगा आपका सिराको। और इसको जो ये सिराको है, इसको जो है यहाँ पे अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर हम लीबिया में जाते हैं, तो लीबिया में जो है इस पवन को आपके गिबिल के नाम से जानते हैं। गिबिल जो है इस पवन को कहा जाता है। अगर हम मिस्र में जाते हैं, मिस्र और माल्टा देश में जाए, तो यहाँ पे इस पवन को जो है खमसिन कहा जाता है। लेकिन अगर हम चिली में जाए, तो यहाँ पे इसको, सॉरी, जो ट्यूनेशिया है, ट्यूनेशिया में इसको चिली नाम से जानते हैं। और स्पेन में जो इसे लेवे लेवे पवन के नाम से जो है इस पवन को जाना जाता है। तो लाल वर्षा या रक्तवर्ण वर्षा कराने वाली कौन सी पवन है, सिराको है। अगर हम बात करते हैं हरमटन की, तो ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण पवन मानी जाती है। ये जो है सहारा रेगिस्तान से जो है आपके पश्चिमी जो अफ्रीकी देश है, ये जो इस तरीके से चलती है। और इसको जो है डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। दरअसल क्या होता है, जो गिनी का जो क्षेत्र है, गिनी की खाड़ी है, उन क्षेत्रों में क्या होती है, अत्यधिक गर्मी हो जाती है, जिस कारण यहाँ पे उमस होने लगती है। अब ये शुष्क पवन होती है, तो ये क्या करती है, उस उमस को कम करती है, जिससे जो यहाँ पे जो मच्छरों या मलेरिया ऐसी बीमारियां रहती है, उससे जो यहाँ पे लोगों को बचाती है। इसलिए जो इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं मिस्ट्रल की, जो मिस्ट्रल पवन है, मिस्ट्रल पवन भी जो आपके ठंडी पवन है। और ये है आपकी ठंडी पवन है और शुष्क पवन है। और इसके अलावा क्या है, स्थानीय पवन तो है ही है ये सारे। ये आपके जो यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है ये बहती है। और मुख्य रूप से जो फ्रांस के में है, जो फ्रांस वाला क्षेत्र है, यहाँ से मिस्ट्रल जा रही है आपके यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, जो भूमध्य सागर क्षेत्र है वहां से कहाँ की तरफ जा रही है, तो ये मुख्य रूप से बहती है आपके जो फ्रांस वाला क्षेत्र है, फ्रांस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारे पास इतने 10 प्रश्न थे और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन प्रश्नों से संबंधित जो है आपको क्या है, एक बार इन तथ्यों को देखना है और इनको जो है पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से हो सके तो कोशिश करो कि ज्यादा ज्यादा चीजों को जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है हमारे ये प्रश्न तो तैयार होंगे होंगे लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे अन्य प्रश्न भी जो है तैयार हो जाते हैं, जो कि परीक्षाओं में काफी हमारी मदद करते हैं। अगर हम उत्तराखंड का पेपर देखते हैं, तो कई बार जो प्रश्न इन्हीं में से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। तो ये हरमटन पवन थी, जो कि इस तरफ बह रही है, गिनी की तरफ। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी आपकी, हरमटन। ठीक है, इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। तो फिर आज हम इस वीडियो को यहीं रखेंगे। अगले एपिसोड में हम इसके अगले जो 10 प्रश्न है या 20 प्रश्न जितना हो सके उनको लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना।